गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जी आया नो, राम राम सभी को। बच्चों कैसे हो? बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। कल हमने आपकी एसएसटी की कक्षा में सामाजिक अध्ययन में कल आपको हमने यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर इतिहास का पहला पाठ शुरू करवाया था और इसमें मुख्य मुख्य बातों पर आपसे को अवगत कराया था। इस पाठ में कुछ आप लोगों से टिप्पणियां भी पूछी जाती हैं। जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो 2 या 3 नंबर की टिप्पणी पूछी जाती है और जिसमें प्रमुख टिप्पणी 3 है इस चैप्टर में से। उन टिप्पणियों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहली टिप्पणी है जूसेपे मैत्सिनी। ये जूसेपे मैत्सिनी कौन था, क्या था, यूरोप के इतिहास में इसका क्या महत्व है, इस बात पर चर्चा करेंगे। ये जूसेपे मैत्सिनी इटली देश का रहने वाला था, क्रांतिकारी था। इटली देश का रहने वाला क्रांतिकार था और राजतंत्र की जो विचारधारा है उसका विरोध करने वाला था। अर्थात लोकतंत्र को चाहने वाला था, पब्लिक के राज्य को चाहने वाला था। ये किसी विशेष राज्य की सत्ता को पसंद नहीं करता था। 1807 में जिनेवा में इनका जन्म हुआ। जूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ। बच्चों, यहाँ इस टिप्पणी के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न और भी क्लियर होते हैं। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जूसेपे मैत्सिनी कहाँ का रहने वाला था। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें लिखा हुआ है इटली का रहने वाला था। इसका जन्म कहाँ हुआ? जिनेवा में हुआ। सीधी सी बात है। दूसरा प्रश्न आपका ये भी हो सकता है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जिनेवा में जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कौन से सन में हुआ या कब हुआ? तो बड़ा सिंपल सी बात है। इसी टिप्पणी में से हमें पता चल गया कि 1807 में था। तो बच्चों, एक ही प्रश्न के साथ यदि आप गहराई से देखेंगे तो आपके अनेक प्रश्न हल होते जाएंगे। दूसरी बात, भूमिगत संगठन इटली और यंग यूरोप। जूसेपे मैत्सिनी ने क्रांतिकारी नेता था, तो इन्होंने क्रांतिकारी होने के नाते कुछ अपने संगठन बनाए, भूमिगत संगठन बनाए, जिनमें 2 प्रमुख हैं, एक यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। अर्थात आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जूसेपे मैत्सिनी ने कौन से 2 संगठन बनाए थे। तो बच्चों, आपको बड़े अच्छे याद रखना है। नंबर 1 यंग इटली, नंबर 2 यंग यूरोप। इनको अच्छे से याद ध्यान में रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि जूसेपे मैत्सिनी ने कौन से 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, तो यंग यूरोप और यंग इटली याद रखिएगा। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक आयु है। जूसेपे मैत्सिनी का मानना था कि जो देश है वो मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, जो राष्ट्र है वो मनुष्यों के लिए है। अर्थात छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे देशों के पक्ष में नहीं था। ये चाहता था कि देश है वो मनुष्यों के लिए होता है, उसकी प्राकृतिक इकाई है। इसलिए ये एक एकीकरण, एक बड़े देश के विस्तार में और लोगों के कल्याण में पक्षधर था। इसके बाद ये इतनी सी बातें आपने इसी चैप्टर में, इसी टिप्पणी में लिखनी है। और इसी टिप्पणी को यदि आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो इसमें से कई प्रश्न उभर के आते हैं। नंबर 1, इनका जन्म कहाँ हुआ? 1807 में जिनेवा में। यंग इटली और यंग यूरोप इन्होंने संगठन बनाए और जो राज्य है वो मनुष्य की प्राकृतिक इकाई को बताया। ये सी याद रखनी है आपने। इसी साथ हम दूसरी टिप्पणी पर चलते हैं। दूसरी टिप्पणी है काउंट कैमिलो द कावूर। ये भी इसी की तरह इटली का रहने वाला था। इटली के सार्डिनिया पीठ का जो शासक था, इटली एक देश है, उस देश में सार्डिनिया पीठमांड एक का शासक एम्यूनल का ये प्रधानमंत्री था।
मुख्यमंत्रियों में से इसकी गिनती थी, या प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, जो प्रधानमंत्री था। सारे के सारे कार्यकाज उस प्रांत के इसी की इच्छा के अनुसार या इसी की सलाह के अनुसार चलते थे। ये इटली का एकीकृत करने में भूमिका अहम भूमिका निभाई। इटली का एकीकरण किया, उसमें काउंट कैमिलो दे कावूर की बहुत बड़ी भूमिका थी उसको, लेकिन क्रांतिकारी नहीं था और न ही राजतंत्र का विरोधी था। जोसेफ मैत्सिनी और कावूर में यही फर्क है। जो कावूर है वो राजतंत्र का विरोधी था जबकि, और क्रांतिकारी भी था, जबकि कावूर है वो ना ही तो क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र व्यवस्था का विरोधी था। इसके बाद फ्रेंच भाषा में अच्छा ज्ञान था, अच्छी बोल लेता था ये। जो बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वांस थे, जो से रहने वाले, फ्रांस एरिया के रहने वाले थे, फ्रेंच उसमें उनके साथ अच्छा विद्वान था। दूसरा, जो फ्रांस के साथ संधि हुई थी उसमें इन्होंने अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। जब एनुअल राजा ने फ्रांस के साथ अपनी संधि की तो उसमें कावूर का विशेष योगदान था। उन्होंने संधि में अपना विशेष सहयोग किया था और ऑस्ट्रिया देश को हराया तो भी इसका अपना विशेष हाथ कावूर का रहा। तो बच्चों, कावूर के बारे में इतना ही कुछ याद रखना। अपने मेन मुख्य बात तो यह याद रखनी है आपने, नंबर 1 इटली के शासक का प्रधानमंत्री था जबकि ये क्रांतिकारी था। ये क्रांतिकारी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जो जोसेफ मैत्सिनी है वो इटली का क्रांतिकारी और राजतंत्र विरोधी था, जबकि ये इटली का राजा का प्रधानमंत्री था और ये क्रांतिकारी और राजतंत्र का विरोधी नहीं था। लेकिन देश का एकीकरण में इसका हाथ था या देश के एकीकरण के लिए बड़ा राजी था। दूसरा, इसके बाद एक और छोटी सी टिप्पणी अक्सर जो आप में परीक्षा में पूछी जाती हैं। मुख्य इसमें पार्ट चैप्टर में टिप्पणियां काफ़ी सारी हैं, लेकिन अक्सर 3 ही टिप्पणियां हैं जो विशेष करके आती रहती हैं। उनमें से जो तीसरी टिप्पणी है वो फ्रैंकफर्ट संसद। ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? मैंने आपको छोटे प्रश्न कराते वक्त भी आपको ये बताया था, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में बताया था, लेकिन आज हम टिप्पणी के रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। फ्रैंकफर्ट संसद जर्मन क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर नेशनल असेंबली में मतदान किया था। यानी जब जर्मन देश में इलेक्शन हुआ, जब जर्मन क्षेत्र में इलेक्शन हुआ तो जो जर्मन क्षेत्र की बड़ी संख्या, जहां पर जर्मन लोग ज्यादा रहते थे, वहां के लोगों ने इकट्ठे हुए कि उन्होंने नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। और पक्ष में मतदान देने के बाद इनके 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित सदस्य, जब इन्होंने मतदान में अपनी योगदान दिया तो उस क्षेत्र से असेंबली के लिए 831 सदस्य चुने गए। कब? 18 मई 1848 को। जब हम बच्चों एक प्रश्न पैदा होता है कि फ्रैंकफर्ट संसद है, उसका जो निर्वाचन सदस्य निर्वाचित हुए थे कब हुए थे, तो इस प्रश्न को भी आपने याद रखना है। 18 मई 1848। कितने ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल असेंबली में इस क्षेत्र से कितने सदस्य चुने गए थे जो सज धज के नेशनल असेंबली की तरफ गए थे, तो 831 थे। 831 निर्वाचित सदस्यों का एक सजधज जुलूस ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लिया, उसमें स्थान लिया। और इन्होंने ये जो संसद थी ये कहाँ बनाई गई थी? यह अस्थायी रूप से सेंट पॉल चर्च में बनाई गई थी और वहां ही उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था अपने देश का। और इस संविधान की खास बात ये थी कि इस संविधान के अनुसार राजा जिसको भी बनाया जाएगा, जिसको भी राज्य की बागडोर संभाली, उसको संसद के नियंत्रण में रहना था। जितना जो भी राजा बना, जिसको भी बनाएंगे, वो संसद के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के अधीन काम करेगा, वो संसद के अधीन काम करेगा। तो ये आज 3 टिप्पणियां थी जो मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना काफी। आप
पूरे ध्यान से मन से तीनों टिप्पणों का अध्ययन कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी इस बारे में बताइए। ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हैं, साथ साथ काम करते रहिए, इकट्ठा मत कीजिए। बच्चों, आपसे निर्देश है, आपको आदेश भी है, निर्देश भी है और प्रार्थना भी है कि आप काम को सीरियसली लें, नियमित रूप से करें ताकि आपका काम इकट्ठा ना हो। और दूसरे साथियों को ऑनलाइन क्लास के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।